हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है विज्ञान में जीवों में श्वसन। आप जानते हैं जितने भी सजीव या जितने भी जीव हैं उनमें श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है। जैसे आप कहते भी कि जैसे सांस रुकी वैसे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जब हम देखते हैं कहीं भीड़ भाड़ इलाके में रहते हैं या तेज़ी से दौड़ते हैं या कोई कार्य करते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, या हमें ऑक्सीजन या सांस नहीं ले पाते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है और हम किनारे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से श्वसन के लिए हमें क्या है, शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है। उस शुद्ध वातावरण में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यानी कि श्वसन क्या है, एक साधारण से भाषा में हम कह सकते हैं कि श्वसन वह है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम श्वसन कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। श्वसन वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन मतलब होता जो अंदर की तरफ होता है। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन या निश्वसन, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन कहते हैं यानी कि वातावरण की ऑक्सीजन वायु को नाक से फेफड़ों तक, यानी कि नाक के द्वारा हम लेते हैं वो फेफड़ों तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उस क्रिया क्या कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं या निश्वसन कहते हैं, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन कहते हैं। फिर आता है इसके बाद कि इसके विपरीत का मतलब क्या है कि जो हम फेफड़ों से यानी कि फेफड़ों से नाक की तरफ बाहर निकालते हैं इस क्रिया को क्या कहते हैं, निश्वसन कहते हैं या उच्छ्वसन कहते हैं। इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु की नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निश्वसन, एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं यानी कि अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के द्वारा बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है उस क्रिया को उच्छ्वसन या निश्वसन कहते हैं, एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। फिर आता है कि अंतः श्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया यानी कि इन दोनों की संयुक्त क्रिया रूप में श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग यानी सांस लेना कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सांस लेना कहते हैं या सांस लेना कहलाती है। श्वसन दर क्या है, श्वसन दर का मतलब होता है कि जो हम 1 मिनट में जितनी बार सांस को हम अंदर बाहर करते हैं उस क्रिया को श्वसन दर कहते हैं। उस क्रिया क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है, यानी कि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार सांस लेता है। कितनी बार लेता है, 15 से 18 बार एक व्यक्ति औसतन सांस लेता है। किस स्थिति में, जब हम सामान्य स्थिति में रहते हैं तब। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, साइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं तो क्या होगा, उसके लिए कुछ हमें ज़्यादा सांस लेनी पड़ेगी। जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता हुआ छोड़ता है उस दर को श्वसन दर कहते हैं। अधिक श्रम वाला कार्य करने पर श्वसन दर क्या हो जाती है, 25 बार प्रति मिनट हो जाती है। क्या हो जाती है, 25 बार यानी कि बढ़ जाती है। जैसे आप देखते होंगे दौड़ते हैं, जब ज़्यादा तेज दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमें सांस लेना, कभी कभी हम अपने मुंह को बंद कर लेते हैं, नाक बंद करके फिर उसके बाद छोड़ते हैं, निकालते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, पौधे हरे पत्तियों द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस भोजन बनाने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से पानी और सूर्य का प्रकाश तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की प्रक्रिया से अपना भोजन जो बनाते हैं उस भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
इस प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का बाहर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का सोखने की जो प्रक्रिया होती है निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार से हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना होता है। चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है, यानी कि ऑक्सीजन मुक्त होती है। यही ऑक्सीजन हम श्वसन में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की युक्त में क्या होता करते हैं, जिसका उपयोग पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाने में करते हैं। भोजन के बनाने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतरता बनी रहती है। इसी प्रकार से क्या उसकी निरंतरता बनी रहती है। ये ऊर्जा हमें भोजन को विखंडन से प्राप्त होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, देखते होंगे कि दिन भर में हम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, उसके द्वारा वो विखंडन होता है, उसके द्वारा फिर क्या होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हम जिससे कार्य कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। जैसे हम भोजन 1-2 दिन नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और हम कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का है, यानी कि जो भी हम चावल दाल घी फल यानी कि जो भी चीज़ खाते हैं वो क्या होते हैं, जटिल अणु होते हैं। उनका क्या होता है, सरल अणुओं में टूट जाना भोजन का विखंडन कहलाता है। वो टूट जाते हैं, टूट करके जो प्रक्रिया होती है उसे भोजन का विखंडन कहते हैं। कोशिका के अंदर भोजन, जो भोजन होता है कोशिका के अंदर, वो ग्लूकोज के रूप में श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है जिससे हम कार्य करते हैं। यानी कि जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये हमारी प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट, मानव का श्वसन तंत्र, यानी कि जो मानव है उसका श्वसन तंत्र कौन सा होता है। तंत्र का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कई चीज़ें इकट्ठा होकर के कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो श्वसन तंत्र अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें निम्नलिखित भाग या निम्नलिखित अंग कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं, श्वसन तंत्र में निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले दिया हुआ नासाद्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े। जो हम सब लोग चेहरा देखते हैं, चेहरे के बाद मुंह है, मुंह के ऊपर जो नाक हमारी बनी होती है, यहीं से शुरुआत हो जाती है। इस नाक से जो छेद बने हुए हैं और इसके ऊपर अंदर जाने के बाद फिर अंदर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर रफली देखिए एक चित्र दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये ग्रास नली दिया, नसाद्वार दिया, मुख गुहा दिया, सांस नली दिया हुआ है, फेफड़े और पसलियाँ, जिससे हम पसलियाँ सीने के ऊपर रखते हैं। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, पसलियाँ होती हैं। ये हमारे अंदर इसके नीचे क्या होता है, फेफड़े होते हैं। तो सबसे पहले नासाद्वार है, नासा गुहा है, ग्रसनी है, सांस नली और फेफड़े हैं। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग होते हैं। तो सबसे पहले नासाद्वार क्या है, नासाद्वार होता है हमारे चेहरे पर मुख द्वार तथा माथे के एवं दोनों आँखों के बीच उभरी हुई संरचना को नासिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिका कहते हैं। जो ये उभरी भाग हमारा क्या है, नासिका है। नासिका के आगे वाले उभरे भाग के इधर उधर 2 अंडाकार वाह्य नासा छिद्र होते हैं जिन्हें नासाद्वार कहते हैं। जो ये हमारे 2 छेद बने होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, नासाद्वार कहते हैं। फिर इसके बाद आता है नासा गुहा। क्या आता है, नासा गुहा। नासा गुहा नासिका की गुहा को नासा गुहा या नसिका कहते हैं। नासिका की गुहा को नासा गुहा या नासिका कहते हैं। नासा गुहा की दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल एवं श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जिसमें से श्लेष नामक चिपका कि जो नासा गुहा होता है श्लेष नामक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जिसे हम नाक कहते हैं। नाक के अंदर जो बाल पाए जाते हैं, महीन महीन बाल होते हैं, इनके कारण क्या होता है, जो धूल होती है उनको रोकने का कार्य करता है और जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसी में चिपक जाता है। कभी कभी हम आप देखते हैं उंगली डाल करके तो वो गंदगी बाहर निकलती है, बाद में साफ करके बाहर निकाल देते हैं। फिर इसके बाद आता है ग्रसनी। ग्रसनी मतलब क्या होता है, नासा गुहा के पीछे की ओर एक नाली नुमा संरचना में खुलती से ग्रासनी कहते हैं। जो हमारा ये बीच का भाग होता है इसे क्या कहते हैं, ग्रासनी कहते हैं। फिर आता है श्वास नली।
कहें भैया श्वास नली चल रही कि नहीं चल रही, तो श्वास नली क्या है, श्वास नली नलिका जैसी संरचना होती है। श्वास नली ये यहाँ पर बना हुआ नलिका जैसी संरचना होती है जो दो शाखाओं में बढ़ जाती, जिन्हें श्वासनियाँ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, श्वासनियाँ कहते हैं। प्रत्येक श्वास नली अपनी ओर के फेफड़े में खुलती है। दायां आलिंद या बायां आलिंद या दायां फेफड़ा या बायां फेफड़ा दोनों ओर खुलती है। श्वास नली के बाहरी सतह पर सी की आकृति के छल्ले जैसे संरचना, जो छल्ला होता है उसकी तरह का संरचना बनी होती है। यह श्वास नली एवं श्वासनियों को आपस में चिपकने से रोकती हैं। यानी कि जो हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा क्या होता है, दबता है, फूलता है, दबता है और फूलता है, उस प्रकार से क्रिया करती है। इसको क्या करती, रोकती, ताकि इनमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके। यानी कि उसके अंदर वायु स्वतंत्रता पूर्वक अंदर और बाहर आ जा सके। फेफड़े, फेफड़े क्या होते हैं, हम आप जानते हैं जो फेफड़े बने होते हैं इसमें पतली झिल्ली सी बनी लगी होती है और उससे छनता है, छनने के बाद आता है। कभी कभी आप सब लोग देखिए घर घर पे आप आटा चालने वाली छन्नी देखे होंगे, या मोरंग बालू के लिए जो गिट्टी छानते हैं उसको देखे होंगे। जब हम सब लोग क्या करते हैं, छानते रहते हैं बड़ी देर तक, जो बड़ी बड़ी गिट्टियाँ होती हैं उसके छन्ने को पूरा क्या करती हैं, दबा लेती हैं। और इसी प्रकार से हमारे शरीर के जो फेफड़े होते हैं, जो वायु, धूल या जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं या बीड़ी पीते हैं, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। हम देखते हैं फेफड़े क्या होता है, फेफड़े शंकु आकार की संरचना है। यानी कि ये इसका जो बनावट होती है शंख के आकार की होती है। वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक एक दायां व बायां फेफड़ा होता है। श्वासनियाँ फेफड़ों के भीतर महीन महीन असंख्य वायु कूपकाओं में खुलती हैं। अभी हमने बताया जैसे छन्ने होते हैं, छन्ने की तरह महीन जाली लगी होती है, उस प्रकार से कूपकाएँ छोटी छोटी बनी होती हैं। ये वायु कूपकाओं में ही ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, जिसे विनिमय कहते हैं, होता रहता है। क्या होता रहता है, विनिमय होता रहता है। फिर इसके बाद आगे लोग देखते हैं श्वसन प्रक्रिया कि श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है। उससे पहले हम सब लोग समझे थे, अब देखते हैं श्वसन प्रक्रिया। दिया हुआ कि अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन, यानी कि अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन युक्त वायु नासा द्वार से होकर के नासा गुहा में प्रवेश करती है। जब वहाँ प्रवेश करती है तो नासा गुहा से होते हुए वायु ग्रसनी में पहुँचती है। कहाँ पहुँच जाती है, ग्रसनी में पहुँचती है। उस ग्रसनी के द्वारा, यानी कि ग्रसनी से होते हुए वायु श्वास नली की दोनों शाखाओं, यानी कि दाईं श्वसनी एवं बाएं श्वसनी के द्वारा दाएं एवं बाएं फेफड़ों में जाती है। यानी कि दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में जाती है। यहाँ पर देखिए एक एरो बना हुआ कि नासा द्वार से नासा गुहा में जाती है, नासा गुहा से ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी से फिर श्वास नली में, फिर श्वासनियों द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं भाई, वक्ष गुहा जिसे हम सीना कहते हैं, स्थित होते हैं, जिससे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत डायाफ्राम होती है। डायाफ्राम मतलब होता है जिसे हम हड्डियां कहते हैं, उसका बना होता है। डायाफ्राम अंतः श्वसन के समय नीचे की ओर गति करती है, यानी कि नीचे की ओर गति करती है। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। बढ़ जाने का मतलब क्या, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो बढ़ जाता है, जब छोड़ते हैं तो खाली हो जाता है, बढ़ जाता है और वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। उच्छ्वासन से पसलियां नीचे अंदर की ओर गति करती हैं, यानी पसलियां क्या होती हैं, अंदर की ओर गति करती हैं। और डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। अपनी पूर्व स्थिति में, यानी कि जैसे पहले थी, आ जाती है। इस तरह वक्ष फैलता एवं सिकुड़ता है, एक बार फैलता और एक बार सिकुड़ता है। जब हम वायु अंदर लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन, और बाहर छोड़ते हैं तो फूलता और क्या होता है, पिचकता है। अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित कर देता है, विखंडित कर देती है। इस क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है।
जिसका उपयोग जैविक क्रियाओं मतलब होता है जो हम जीवित रहते हैं, चलने के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए, यानी कि जितने भी हम कार्य करते हैं वो किस में आते हैं? विटाल एक्टिविटीज में। पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया आदि में होता है। इसी ऊर्जा के कारण ही हम सभी अपने दैनिक कार्य पूरी कर पाते हैं, या पूरी प्रक्रिया कोशिका में होती है। अतः इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ये सब क्या है कि विटाल एक्टिविटीज यानी कि जीवित प्राणी या पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, अजीवित में नहीं। अब आगे हम देखते हैं कि श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर, यानी कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में अंतर क्या है। ब्रीथिंग जो होता है यह एक यांत्रिक क्रिया है। यह कैसी क्रिया है? मैकेनिकल क्रिया है, जिसमें O2 अंतःश्वासित और CO2 क्या होता है? उच्छ्वासित होता है। जैसे मोटरसाइकिल है, गाड़ियां, यानी कि इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। श्वसन में क्या होता है? यह एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज कण CO2 तथा H2 में अपघटित होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। और एवं ऊर्जा मुक्त होती है, यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है। यह कैसी क्रिया है? कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे बाह्य श्वसन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। और श्वसन है यह कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया। यह कैसी क्रिया है? श्वसन कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। जो ब्रीथिंग होती है इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा खर्च होती है। इसमें क्या होता है? ऊर्जा खर्च होती है। और श्वसन में क्या होती है? इस क्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा प्राप्त होती मिलती है। फिर नेक्स्ट मिलती है। चलिए अब आगे देखते हैं हम सब लोग कि अन्य जंतु जो पाए जाते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है। अन्य जंतु का मतलब क्या है? जैसे आप सब लोग देखेंगे केचुआ है, तिलचट्टा है, या छोटे अन्य जीव है, या मेढक है। हम आप जानते मेढक क्या है? जलीय भी है और स्थलीय, यानी कि हम उसको कहते हैं उभयचर, यानी कि पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। मछली कैसे सांस लेती है या श्वसन करती है, इस बारे में देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग। जो अन्य जंतु हैं तो उनमें एक कोश की क्या है? पैरामीशियम अमीबा, आप सब लोग पढ़े होंगे। तो पैरामीशियम अमीबा क्या है? एक कोश की होते हैं। इनमें कैसे श्वसन होता है? इनके शरीर के ऊपर के जो भाग होते हैं, प्रकृति में कुछ जीव अत्यंत सूक्ष्म और एक कोशिक हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। यानी कि जो अमीबा, पैरामीशियम है, इनमें श्वसन कैसे होता है? इन जीवों में श्वसन की प्रक्रिया शरीर की सतह, यानी कि जो शरीर की सतह से होती है, इसमें विसरण होता है। विसरण का मतलब क्या होता है? अधिक से कम की तरफ जो जाता है उसे कहते हैं विसरण। बहुकोशिक जीव, बहुकोशिक क्या? बहुकोशिक में हम सब लोग भी आते हैं, लेकिन बहुकोशिक में केचुआ है। जैसे केचुआ है, केचुआ का पूर्ण शरीर विकसित होता है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके अंग अलग अलग नहीं होते हैं। तो श्वसन क्रिया के लिए क्या होता है? त्वचा द्वारा होता है। केचुए में श्वसन कैसे होता है? त्वचा द्वारा होता है। अब काकरोच जो है, जो काकरोच पाया जाता है, आप सब लोग देखे या अन्य कीट देखे होंगे, कीटों में श्वसन कैसे होता है? कीटों में श्वसन के लिए क्या होते हैं? उनके शरीर पर पार्श्व भाग पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पार्श्व भाग पर क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों पे अनेक छिद्र होते हैं और ये छिद्र क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र कहलाते हैं। इनके द्वारा इनमें श्वसन होता है। कि मेढक में जो श्वसन होता है, हम आप जानते हैं मेढक जल तथा स्थल दोनों में पाया जाता है। तो दोनों में पाए जाने के कारण होता है कि इसमें दो प्रकार से श्वसन होता है। कि इसमें श्वसन क्या है? क्रिया फेफड़ों द्वारा भी होता है और त्वचा द्वारा भी होता है। और जलीय जीव क्या? जलीय जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन मछली जो है हम आप जानते हैं कि गिल्स के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती है। तो जलीय जीव जैसे मछली में श्वसन के लिए एक विशेष अंग होता है, इसे क्लोम कहते हैं। क्या होता है? क्लोम है। और गलफड़े होते हैं। जलीय जंतु में श्वसन क्रिया किससे होता है? गलफड़ों द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। फिर इसके बाद देखते हैं कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। भाई, पौधों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। पौधों में श्वसन उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। जो निचली पत्तियां होती उसमें रंध्र पाए जाते हैं। उन्हीं की रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर और बाहर होना, ऑक्सीजन का किसके द्वारा होता है?
पत्तियों के द्वारा। उसमें क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। जंतुओं की तरह पौधे भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी जिस प्रकार से हम सब लोग सांस लेते और छोड़ते हैं, उसी प्रकार से पौधे भी सांस लेते और छोड़ते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया होती, क्योंकि उन्हें भी जीवित रहने के लिए क्या होता है? विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, यानी कि वो भी जीवित होती हैं, उनमें भी जैविक क्रिया करती है। इन क्रियाओं के लिए क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कब मिलेगी? जब श्वसन होगा। पौधों में सांस लेने व छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह अंग नहीं होते हैं, बल्कि पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र और स्टोमेटा से ऑक्सीजन, O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय होता है। आदान प्रदान मतलब क्या होता है? आना और जाना होता है। पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसमें क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है और ऑक्सीजन क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? संतुलित रहता है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण होता है, जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करती? ले लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती रहती है। लेकिन जैसे जैसे रात होती क्या होता है? उस समय सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता, इसलिए उसका संतुलन क्या होता है? कम हो जाता है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का अनुपात संतुलित रहता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक क्षण जंतुओं और पौधों में होती रहती है, यानी कि श्वसन क्रिया क्या है? ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और होती रहती है। रात में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि श्वसन क्या है, श्वसन प्रत्येक जीव जंतु में कैसे होता है और कैसी विधियां हैं। ये लेक्चर यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।